जी नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस खास पहल में जो आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की पॉडकास्ट सीरीज़ है। पॉडकास्ट में हम हमेशा ऐसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई खास शख्सियतों को लेकर आपके सामने आते हैं, जो आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के मूल लक्ष्य विज्ञान प्रचार-प्रसार की दुनिया में बहुत नाम रखते हैं और अपनी रिसर्च के क्षेत्र में भी उनका बड़ा काम है। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है मध्य प्रदेश में और आप जानते हैं कि तमाम गतिविधियों के साथ हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम आपके साथ लेकर पहुंचते हैं। ईयर लॉन्ग एक्टिविटीज़ हों या हमारे कैंपस के बाहर मोबाइल साइंस एग्जीबिशंस प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग या जनजाति विभाग के साथ चलना हो या आउटरीच प्रोग्राम जिसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ हम हर शनिवार को बोट क्लब में जो आउटरीच कर रहे हैं या हमारे कैंपस में लगातार कुछ बड़ी बड़ी गतिविधियां आने वाले समय में 12 जनवरी से हमारी 31 वर्ष की वर्षगांठ पूर्ण होने जा रही है और जिसे हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में विज्ञान प्रचार प्रसार के 31 वर्ष पूरे हो रहे हैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल को। इस खास मौके पर हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो इंट्रोडक्शन के लिए तो मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत से युवा और विद्यार्थी और शिक्षक हमारे प्रदेश, बाहर, देश और विदेश से भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। तो मेरा भी दायित्व बनता है सर का इंट्रोड्यूस करना। आप हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह, डायरेक्टर हैं आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT भोपाल के, और उससे भी कहीं ज़्यादा एक प्रखर शिक्षाविद हैं और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक अच्छा नाम है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर हम इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही रहता है कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं और या वर्चुअली हमारी जो ऑडियंस है, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, आम जनमानस हो, वो हमारे एक्सपर्ट्स के लाइफ को वो अपनी एक साधारण जर्नी से लेते हुए इंस्पिरेशन के रूप में आगे ले जा सकें। तो हम जानना चाहेंगे कि सर जो विज्ञान का या आपका जो करियर रहा है, आप एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप अभी लीडर के रोल में हैं, IIIT को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप शिक्षा में बदलाव की उस बयार की एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी भी हैं भारत में। तो आपकी खुद की जर्नी विज्ञान में कैसे शुरू हुई? सारे दर्शकों का मैं स्वागत और नमस्कार करता हूँ। साकेत जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने रीजनल साइंस सेंटर में हमें बुलाया। विज्ञान से हमारा कब संबंध बना, अब इसका ठीक ठीक से तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के एक छोटे से गांव मसूरिया नाम है उसका, मैं रहने वाला हूँ। और वहाँ पर हमारा जो गांव का स्कूल था वो स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल था और उसमें सिर्फ एक कमरा था और एक नीचे बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तो उस पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के पढ़ा करते थे और कक्षा 4 तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं लगभग 4 से लेकर के 10 तक एक हमारे गांव से करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नगरा नाम था, वहाँ से मैंने इंटर कॉलेज में 10th पास किया। उसके बाद मेरा यूपी में कुछ रैंक भी था। उसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर का मुझे मिला। तो विज्ञान में उस समय एक हमारे टीचर हुआ करते थे जो जयशंकर सिंह जिसका नाम है, जिनका मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, और एक छोटे लाल गुप्ता जी थे, ये मैथ पढ़ाते थे। और उसके बाद एक उमाशंकर सिंह थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे। और वहाँ से मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा मुझे साइंस और मैथ में रुझान बढ़ा। और उस समय जो अच्छे बच्चे होते थे उनका उद्देश्य यही होता था कि कुछ अच्छे जगह इंस्टीट्यूट में जाएं। फिर मैं 10+2 में जब जनता कॉलेज छोड़ करके एक बस्ती में गोरखपुर के पास एक शहर है, वहाँ पे मुस्लिम कॉलेज था, खैर इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने 10+2 किया मैथ एंड साइंस से। और उस समय कुछ टीचर्स थे जिन्होंने बोला कि हमारी फिज़िक्स बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जो है मुझे उस समय भी याद आता है कि जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में ये बोलते थे कि कहीं ये करंट में जितना चाहेंगे उतना फ्लो हो सकती है, क्योंकि कंडक्टर था कि करंट फ्लो होती। इलेक्ट्रिकल वालों ने कंडक्टर को ले लिया और इंसुलेटर को मैकेनिकल सिविल ने ले लिया। और सिविल जो सेमी कंडक्टर था, अब उसका उस समय 10+2 के लेवल पे पढ़ाते थे, तो मुझे थोड़ा सा कहें तो सेमी कंडक्टर के साथ एक सहानुभूति भी हुई कि ये ठीक से करंट पास नहीं कर पाता, ये बीच का है। और बाद में देखिए आज पूरी जो दुनिया, आज हम कंप्यूटर की जो दुनिया में आए लगभग 1950 के बाद, तो सेमी कंडक्टर ने किस तरह से दुनिया पे राज किया, जर्मेनियम और सिलिकॉन को मिला करके। तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरा विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ा। उसके बाद स्कूल छोड़ने के बाद फिर कॉलेज में गए और बाद में हमने जो है
IIT BHU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब PhD में हम गए तो वहाँ पे हमने फॉल्ट टॉलरेंस ऑन डिजिटल सिस्टम्स पे काम किया, और उसमें लगभग मैंने अपनी PhD ज्वाइन की थी जून 1997 में, और 2000 में मैंने PhD की। तो करीब करीब आज से 26 साल पहले जब मैं PhD करके निकला तो उस समय कंप्यूटर के PhD बहुत कम होते थे इस दुनिया में, और उस समय मेरी उम्र भी बहुत कम थी, लगभग मैं 25 साल के आसपास का था। फिर PhD करने के बाद अब चूँकि मार्केट में ऐसा था नहीं तो हमको विदेशों में बहुत सारी अच्छी नौकरियां मिलती गई, और 2000 से लेकर के लगभग 2014 तक मैं भारत से बाहर रहा। तो मैं कह सकता हूं कि जो बचपन में हमारे बीच जो पढ़े वो गांव के ही स्कूल से पढ़े कि मुझे विज्ञान को पढ़ना चाहिए, और उसके बाद एक और भी परंपरा थी कि जो भी अच्छे बच्चे होते थे उनको स्कूल के टीचर और जो परिवार के लोग हैं उनको चाहते थे कि विज्ञान ही पढ़े। तो ये भी एक कारण रहा होगा। जी, बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि विज्ञान जो है कि एक रुचि के साथ जिज्ञासा जब जुड़ जाती है उससे, तो आप उस दुनिया में कैसे आगे निकल जाते हैं। तो प्रोफेसर कुम सिंह हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, सर का उन्होंने अपने अच्छे से अपने स्कूल लाइफ को, अपने शिक्षकों की इंस्पिरेशन और बहुत जल्दी कुछ शिक्षकों के नाम को रिकॉल भी किया, और बाद में देखिए डॉक्टरेट करने के दौरान उनको इस विषय में और रिसर्च करने की एक ऐसी इंटरेस्ट पैदा हुआ, और ग्लोबल स्केल पे जब उनकी रीच हुई, नेटवर्किंग हुई, तो आपने कुछ वर्ष, आपने जैसे कहा कि आपने पुनः भारत में अपने अनुसंधान कार्य करने के प्रारंभ पहले लगभग 14 वर्ष आपने बाहर बिताए हैं। तो बहुत जल्दी हम आपकी उन यात्राओं पे चलना चाहेंगे कि आप कहाँ-कहाँ गए, और आप चूँकि निदेशक हैं IIIT भोपाल के, तो इस दृष्टिकोण को भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रखते हुए सर, ये देखते बताइए कि वो डेवलपमेंट दुनिया में जो टेक्नोलॉजी की बयार जगह लेती जा रही थी ग्लोबल लैंडस्केप में, आप एक अनुसंधानकर्ता के रूप में काम भी करते जा रहे थे, और अगर आज एक निदेशक उस चीज़ को समय के पास्ट में जाके अगर देखें, तो कैसे ये बदलाव की जो आहट है, क्या उस समय महसूस हो रही थी कि इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, या आज आप और हम जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक बड़े स्केल पे पूरी दुनिया में एक हाईली इन्वेस्टिंग एरिया बन चुका है। तो आपकी जर्नी से हम शुरू करेंगे सर। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इस पे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में थोड़े से मैं बताना चाहूँगा। पहला मेरा नौकरी मैं भारत में एक प्राइवेट कॉलेज में उड़ीसा के शहर बरहमपुर में किया। उसके बाद वहाँ 1 साल रहने के बाद जब मैं पहली मेरी नौकरी फॉरेन में मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी में लगी, और उस समय IT एक शुरुआती दौर में था, और उस यूनिवर्सिटी का जिस डिपार्टमेंट, जिस स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ उसका नाम ही था फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे सारे कुछ, मुझे अभी भी याद है कि एक एक क्लास में 600 बच्चे पढ़ते थे। उस समय पूरी, मतलब ऐसा लगता था कि पूरी मलेशिया और सिंगापुर और जोन के लोग पूरा IT के पीछे पागल हो रहे हैं। और उसके बाद लगभग मैंने 2 साल उस यूनिवर्सिटी में काम किया। फिर मैं लंदन से कुछ दूर 2 घंटे का रास्ता है ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में मैं जब पोस्ट डॉक करने गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से 7 लोगों ने नोबेल प्राइज़ पाई है एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भारत में भी साइंस में CV रमन जी के बाद हम लोग नोबेल प्राइज़ में बहुत रेस में नहीं आ पाए। तो मुझे याद है इंग्लैंड में उस समय ये 2003-4-5 का समय रहा होगा, और ये 4G थ्योरेटिकली आ चुका था, प्रैक्टिकल बहुत दूर था। तो हर जगह पूरे यूरोप में एक पोस्टर लगा के रखते थे कि जैसे जब कभी फ़ोन ऐसा आएगा कि हम वो पिक्चर देखेंगे, तो एक आदमी को दिखाते थे कि बर्फ़ पे खड़ा है और उसके घर में लोग उसका बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। जैसे आज हम जो व्हाट्सएप पर बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी कि कभी 20 साल पहले ये सोचना कि कभी इस तरह का फ़ोन आएगा, और ये हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को बहुत आश्चर्य था कि क्या कभी 4G की टेक्नोलॉजी या जो हम व्हाट्सएप आज देख रहे हैं कभी ये संभव है कि नहीं। तो एक वो जो बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज हमने देखा। उसके बाद ई-कॉमर्स अभी बहुत नया-नया शुरू हुआ था, जैसे कि हम लोग ई-कॉमर्स में, मुझे याद है यूरोप में उस समय हम लोग कुछ बड़ी चीज़ें जैसे जूते खरीद सकते थे, कपड़े खरीद सकते थे। अब जैसे स्विगी और चाय समोसे का तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो उसमें कुछ एक जो ट्रांजिशन वहाँ से चला, और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति थोड़ा, अगर हम यूरोप से कहें तो 10-15 साल तो हमारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग बहुत पीछे ही रहते हैं। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड से लौट करके कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया में रहा, फिर मलेशिया में रहा, फिर जर्मनी में रहा, फिर जापान में रहा, फिर US में रहा। तो कई देशों में काम करने के बाद वो जो 2 दशक का जो क्षेत्र था, उसमें काफ़ी चीज़ें निकली, और उसमें सबसे बड़ा जो, एक तो IT के क्षेत्र में, हमारा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ।
उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, फोग कंप्यूटिंग, जहाँ पे हम अपने कंप्यूटर पे ही नहीं करते, और उस समय भी आसपास जो आज हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उस समय यूट्यूब अभी बहुत कम लोग यूज करते थे। शुरुआत बहुत हो चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी रीच नहीं थी। उस समय भी मुझे याद है कि हम लोग सीडी पे मूवी देखते थे, पेन ड्राइव, ये 2000 की आसपास की बात है, और पेन ड्राइव के गाने को ही पर्याप्त समझते थे। और आज आप देखिए, आज क्लाउड इन्वायरमेंट के कारण जिस तरह से अब तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ भी हम स्टोर नहीं करते। हमारे पास तो अपना लैपटॉप है, और लैपटॉप लेके इंटरनेट से कनेक्ट किया, और जो है इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद पूरी दुनिया के सब सुपर कंप्यूटर से लेकर के और सब कुछ जो है यूट्यूब से लगा करके, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए। तो एक जो ट्रांजिशन का फेज़ था, अभी जो हम साइबर फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, तो बड़ा एक मेरा सौभाग्य रहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में अलग अलग देशों में मुझे काम करने का मौका मिला। और जब मैं 2014 के जनवरी में भारत आया, तो मेरे मन में ये कल्पना थी कि कहीं ना कहीं हमको जितना भी प्रयास हो सके, एक एकेडमिशियन के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, जिस भी तरह से हमको अपने देश के लिए जो कुछ भी हमने विदेशों में सीखा है, और हम अपने देश के लोगों को बताने का, समझाने का, और जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा उसका मैं प्रयास करता हूँ। और जहाँ पे भी रहता है, मैं आज भी उस तरह का प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, और आपकी ये इंस्पायरिंग स्टोरी हम सब के लिए हमेशा प्रेरित करती है, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रोफेसर आशुतोष सर जो हैं, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के मार्गदर्शक, हमारी स्थानीय सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं, और उसके बाद भी आज भी उनका गाइडेंस एंड सपोर्ट हमेशा हमेशा मिलता है। तो सर, आपने ये इतना बड़ा कार्यकाल जो बताया, आपने बदलते दौर में करवट लेते हुए टेक्नोलॉजी को करीब से देखा, और इतना सी चेंज आ जाएगा, क्या आपने कभी सोचा था? जब 2003 में आप ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के सपने की बात करें, उस वक़्त जब लंदन से 2 घंटे दूर आप उस जगह पे थे जहाँ 7 नोबेल पुरस्कार विजेता उस विश्वविद्यालय से रहे हों, कभी आपने सोचा था कि एक दिन ये सब क्लाउड बेस्ड हो जाना है, और उस समय हम जो भी चीज़ें करेंगे, हमारा सिर्फ हार्डवेयर सिस्टम यूज़ होगा, बाकी प्रोसेसिंग, हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा? देखिए, ये बात सही है। उस समय हम लोगों के पास जो फ़ोन थे, वो बड़े वाले फ़ोन? बड़े वाले नहीं, वो बड़े वाले थे, या कुछ लोग, बहुत ज़्यादा आम जनता के पास तो बटन वाले फ़ोन थे। जी, जी। नोकिया 3310, 3315, और उसके बाद 3510 था जो बड़ा वाला था, लेकिन बहुत ही क्वालिटी ख़राब होती थी पिक्चर्स की। और मोबाइल कंप्यूटिंग पे थ्योरेटिकली तो काम चल रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में इस तरह से आ जाएगा कि हम गांव में जाएंगे और गांव का हमारा मूंगफली वाला और चाय वाला बोलेगा, साहब पेटीएम कर दो। ये नहीं सोचा था, ये सच है। हमको लगता था कि ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटिंग का दौर बढ़ेगा। लेकिन भारत में जिस तरह से जड़ों तक आईटी पहुंची, और ख़ास करके जब हम यूपीआई की बात करते हैं, वो चीज़ तो हमने कभी सोच नहीं पाए थे। और उसका कारण भी था क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत हमारा देश में ऐसा है कि हम लोग तकनीकी से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मुझे 2 घटनाएं बहुत अच्छे से याद आती हैं। जब हम लोग युवा थे और प्रमोद महाजन जी जब संचार मंत्री थे, तो हम लोग एक बार कहीं उनका भाषण सुनने गए थे, और उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा मैं करना चाहता हूँ कि लोग, गांव के लोग एक फ़ोन उठा करके दूसरे अपने दोस्त से बोलेंगे, भाई मेरे गाय को भी हाँक के ले आना। तो हम लोग सोचते थे मंत्री लोग क्या क्या बोलता है। आज उस समय मुझे याद है फ़ोन की कीमत करीब करीब 25 से 30 हज़ार थी, और गाय की कीमत 5 से 10 हज़ार रुपये थी। और आज आप देखिए क्या स्थिति हो गई। जी बिल्कुल। फ़ोन आपका 5 से 10-15 हज़ार मिल जाएगा, गाय की कीमत 1 लाख की होगी। एक वो स्टेटमेंट था। दूसरा, जो अपने मानव संसाधन मंत्रालय में श्री मुरली मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा था कि 2000 के बाद जो कंप्यूटर नहीं जानेगा वो इलिटरेट माना जाएगा। और आज आप स्थिति देखिए, छोटे छोटे दुकानों में अगर कोई कहे कि हम यूपीआई नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोले, अरे भाई क्या जानते हो तुम। जी बिल्कुल। आज देखो आप, जो मनरेगा के पैसे से लेकर के और हर चीज़ में ओटीपी का आना, टेक्नोलॉजी। ये मोबाइल कंप्यूटिंग भी एक तरह का कंप्यूटिंग ही है, कंप्यूटर ही है। तो मुझे लगता है कि अगर भविष्य को हम देख पाते हैं, उस समय सही बात है कि 25 साल के पहले मैं इतना नहीं सोच पाता था कि टेक्नोलॉजी इस तरह से होगा, बदल जाएगी। और आज भी जब मैं कभी अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, और किसी भी जिसको रिसर्चर और बुद्धिजीवी बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आइए हम लोग बैठ करके चाय पे एक बार ऐसे बातचीत करते हैं कि आज के 10 साल के बाद क्या होने वाला है, आज के 20 साल के बाद क्या होने वाला है। आज अगर हमसे कोई कहे
कि ये तकनीकी जो है 20 से 25 साल के बाद हमको कहाँ लेके जाने वाली है। अभी जैसे हमारा बहुत सारा काम क्वांटम कंप्यूटिंग में चल रहा है और थ्योरेटिकली हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स थ्योरेटिकली बना चुके हैं। और मुझे याद है 2018 में जब मैं जापान में क्वांटम कंप्यूटिंग पे एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो एक जापानीज प्रोफेसर उसने पूछा, आशुतोष कैन यू टेल मी व्हेन आई कैन सी कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, कैन आई सी बिफोर आई डाई। अब वो सवाल मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। थ्योरेटिकली तो हम लोगों ने बना लिए, लेकिन उसको मटेरियल लेवल पे ले करके आना, क्वांटम कंप्यूटर को ले आना, वो कब तक होगा, कब इंडस्ट्री ले करके आएगी, उसकी कल्पना अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 से 4 साल के बीच हमारे संभव हो पाएगा। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने एक पेस लिया है और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं कि अभी वो लेबोरेटरी स्केल पे IBM हो या और भी समकक्ष कंपनियां उन चीज़ों को एरर करेक्शन में भी क्वांटम की जो चुनौतियां हैं तापमान को भी लेके, तो एक आम तापमान पे अगर हमारे रूम टेम्परेचर पे एक आम संस्थानों तक पहुंच पाना बड़ा ही अभी दूर जरूर लग रहा होगा, परंतु जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है, तो आपका भी मानना है कि 3 से 4 साल में हो सकता है कि ये प्रैक्टिकल लेवल पे। तो भारत को आप कहाँ देखते हैं? नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है एक बहुत बड़ा, भारत सरकार की करंट लीडरशिप में बहुत बदलाव की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो भारत क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में और AI को रहते हुए क्या बदलाव आएगा? आपसे जानने से अच्छा हमें कौन मिलेगा सर, कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया से जुड़े हैं, आप मशीन लर्निंग को आपका क्षेत्र रहा है रिसर्च में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज बेस्ड है, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, या उनकी सुपर कंप्यूटिंग पावर आप कह सकते हैं। अब क्वांटम की जब जंप आएगी तो AI के क्षेत्र में क्या बदलाव हो सकता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो जैसे कि अपने देश की अगर बात करते हैं कि भारत में क्या बदलाव होगा, तो कुछ चीज़ों को हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इस समय भारत की जनसंख्या 17% है, मतलब कि ग्लोबल स्केल पे हर 6वां आदमी इस दुनिया का भारतीय है। जी बिल्कुल, पहली चीज़। दूसरा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोग चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर वैज्ञानिक हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जी हाँ, साइंटिस्ट हैं, दूसरे नंबर पे हैं। हम लोग अमेरिका को क्रॉस कर गए हैं। और जिस तरह का रेशियो हमारा चल रहा है पिछले साल ग्रोथ, मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स भारत के होंगे। तीसरी बात क्या है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यही एक फील्ड ऐसा है जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। जी, जैसे अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में रिसर्च करना चाहते हैं, मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल डोमेन में चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन आज अगर हमको कंप्यूटर में कुछ करना है, जैसे अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं या कोई हमको प्रोटोकॉल लिखना है, तो हम अपने लैपटॉप पे बैठ के आराम से पाइथन में कोड करेंगे और उसको रन कराने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका में कैलिफोर्निया के डेटा सेंटर्स जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बैठे हुए हैं, उनको हम 2 घंटे के हायर करेंगे, उस पर रन करा करके हम रिजल्ट दिखा देंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग में हमको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये मैं सच बता रहा हूँ कि भारत में रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि हम उतना फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा कारण रहा। विद्वता की कमी नहीं रही, लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बहुत हमारे पास एक समस्या रही है। लेकिन जो ये सब जैसे फील्ड है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसमें सौभाग्य से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में 4 से 5 साल के बाद हम पूरी दुनिया में इसमें छाने वाले हैं। बहुत। और वैसे ही दिन आएंगे जैसे कि आज देखिए हमारा आईटी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री भारत के वैज्ञानिक और भारत के इंजीनियर के बिना चल नहीं सकती। एक बार अगर भारतीय इंजीनियर काम ठप कर दें तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लोग पहुंच चुके हैं और वही स्थिति आगे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली है, क्वांटम कंप्यूटिंग में होने वाली है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी तकनीकी आनी है। जहाँ जहाँ पे पैसे की कम ज़रूरत है, सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है, वहाँ पे भारतीयों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जी बिल्कुल, ये सत्य है। नहीं, बहुत बड़ी बात कही। और हालांकि हमारी करंट लीडरशिप और माननीय प्रधानमंत्री के लीडरशिप में जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी अब इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, तो बदलाव दिख रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट हमारी कंट्री में और ग्लोबल स्केल पे इम्प्रिंट दिख रहा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का संपर्क होता है, यानी कि एक ब्रेन है, मस्तिष्क है, तो दूसरा पूरा का पूरा ढांचा। तो हार्डवेयर के क्षेत्र में भी भारत धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है और बहुत जल्द ही
बाकी क्षेत्रों में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट देखिए, इसरो फिजिकली रॉकेट बना रहा है, सैटेलाइट्स बना रहा है, अपने ही लिखे हुए कोड से लैंड करा रहा है चंद्रयान 3 को, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस कहते हैं जिसे ALS, चंद्रयान 3 विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन फाइनल क्षणों में उतर जाता है। हमारे कमाल के प्रोग्रामर्स, इसरो के इंजीनियर्स का कमाल है कि कैसे वो कोड लिखते हैं जो एरर फ्री होता है। इवन नासा भी उस बात को अप्रिशिएट करता है कि एरर जितना है उस एलिप्स का, उससे भी प्रिसाइज लोकेशन पे टच डाउन कर जाना। तो ये भारतीय लोहा पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का मानते हैं लोग। और मुझे लगता है कि सर, आप जिस बात को सबके सामने रख रहे हैं ये बड़ी इंस्पायरिंग है। आप सब में भी अगर रुचि है, इंटरेस्ट है साइबर की फील्ड में, कंप्यूटिंग की फील्ड में, तो ये बहुत बढ़िया समय है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक करवट बदलते हुए हम सबको एक मौका दे रही है और एक बेहतर को एग्जिस्ट करने का। तो प्रोफेसर जॉफ्री हिंटमैन, जो कि वन ऑफ द नोबेल लॉरेट्स हैं, मुझे लगता है कि जो अर्लियर फाउंडेशनल ईयर में जिनके लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग की बदौलत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ हुआ, एक मैथमेटिकल ANN बनाया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और आपने यानी प्रोफेसर जॉफ्री हिंटमैन ने उनके साथ प्रोफेसर, मैं नाम उनसे अभी मिस हो रहा है, 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो प्रोफेसर हिंटमैन थे जिन्होंने ट्रेन करने की कोशिश की थी कई हजारों और लाखों इमेजेस को लेके मशीन को। और आज इस युग में ये उनने कल्पना भी नहीं की थी कि मशीन इतनी जल्दी इतनी एडवांस हो जाएगी कि जो फ्री वर्जन भी हैं पब्लिक उनसे भी दुनिया को बता पाएगी। और भारत में तो AI का अच्छा खासा यूज़ आम आदमी भी करने लगा है। और आपने जैसे कहा सर कि UPI का इमेजिनेशन करना भी एक समय में मुश्किल था कि इंटरनेट इनेबल टेक्नोलॉजी से हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 2 रुपये की 3 रुपये की धनिया भी अगर हम लेंगे तो भी हम UPI हमारे भीम ऐप से हम करेंगे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस मोड़ पर, चूँकि आप सर जितने अच्छे एक प्रखर वक्ता हैं, आप एक शिक्षाविद हैं और आपका खुद का अनुसंधान का इतना लंबा अनुभव रहा है, और आप निदेशक के रूप में IIIT को आज एक नए पैराडाइम शिफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं भोपाल के। आप कैसे देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी टाइम में यूथ के लिए इस तरीके के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, उस तक पहुंचने की उनकी यात्रा और अब आगे का समय आप शिक्षा में कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। और आज का मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी हमारे एक प्रोफेसर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं जापान में। तो आज उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 100 घंटे का 100 मिनट का क्वेश्चन पेपर था, और जापान में कुछ बच्चे 10 मिनट पहले आराम से आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और दिए और चले गए। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, मतलब। लेकिन आप भारत में देखिए, शिक्षा व्यवस्था में हमारे विद्यार्थियों पे ऐसे नहीं हो सकता भारत में कि 2 घंटे का पेपर है, कोई आखिरी 10 मिनट में आए और एग्ज़ाम दे। हम तो, हमारा नियम है कि हम देने नहीं देंगे। भारत के जो विद्यार्थी हैं और उनके मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत ही मजबूत हैं। बिल्कुल। आज अमेरिकन साइंटिस्ट और अमेरिकन प्रोफेसर्स भी यही बोलते हैं कि भारत के लोगों का मैथमेटिक्स और फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है स्कूल एजुकेशन में। और जहाँ तक हम अगर टफेस्ट एग्जाम का बात करते हैं, तो 2 टफेस्ट एग्जाम IIT इंडियन से ही है, जो IIT एडवांस है और अपना जो सिविल सर्विसेज है। जी बिल्कुल। तो दुनिया के 2 डिफ़िकल्ट एग्जाम दे करके हमारे ही बच्चे पास होते हैं। अब जो है बात रही कि जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि जिस तरह से भूमिका प्रीमियर इंस्टीट्यूट को निभानी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं हम लोग थोड़ा-सा चूक गए। कहाँ पे चूके कि हम तो अच्छे बन गए, लेकिन हमने आसपास के लोगों को बहुत कन्विंस नहीं कर पाए। आज मुझे लगता है कि जैसे आप किसी भी शहर में या किसी भी प्रदेश में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आज जैसे IIT है, NIT है, IIIT है, इन लोगों की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो आसपास के इंस्टीट्यूट हैं वो भी अच्छे बने। अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ 2-3 ग्रुप प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जो पढ़े हुए लोग हैं वो भारत में नहीं रहते, वो 90 से लेकर 90% के आसपास के लोग विदेश में चले जाते हैं, अपनी विदेशी। उसके बाद जो दूसरे जो 2 टियर के लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं रहते, वो कॉरपोरेट में चले जाते हैं। और तीसरे जो हैं वो, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को जाने से रोकने से अच्छा है कि हम ऐसा प्रयास करें कि सारे ही क्यों ना अच्छे हो जाएं। और उस नाते से
मुझे लग रहा है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट को बहुत कुछ थोड़ा सा करना। एक सोशल वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे ट्रिपल आईटी भोपाल ने हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश में एक ज़िला है नीमच गांव, और वहाँ के बच्चों को हम लोगों ने गोद लिया, और वहाँ से हम लोगों ने करीब 40 से 50 लड़कों को पूरे मतलब हायर स्टडी के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदेश में जैसे जापान जर्मनी में भेजने का काम किया। उसमें स्थानीय जो एक विधायक जी थे उनका भी बहुत सहयोग रहा। तो मुझे लगता है कि जैसे इंस्टीट्यूट्स का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि हम अपने आसपास के इंस्टीट्यूट को कैसे ऊपर उठाने का प्रयास करें, जो स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जिनके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है बट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं जो है उस लेवल पे नहीं है, तो उनको मुझे लगता है कि प्रयास करना चाहिए। और भारत में अभी जो हर प्रदेश में एक एनआईटी होना, हर प्रदेश में आईआईटी होना, हर प्रदेश में ट्रिपल आईटी होना, हर प्रदेश में एम्स होना, मुझे लगता है ये सपना भारत को थोड़ा और पहले देखना चाहिए था 60-70 के दशक में। तो आज हमारी स्थिति कुछ और रही, लेकिन देर सही, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जरूर। जी बिल्कुल, जी बहुत सही। मतलब हम सही राय पर निकल चुके हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से भारत उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है। और आपने कहा मैथमेटिक्स में तो भारतीय फिजिक्स हो, ये तो वो तो एक मैथ्स का एक कोर हिस्सा है कि मैथ्स के बिना फिजिक्स भी अधूरी है। तो मैं ब्रह्मांड की अगर कोई भाषा है तो उसको मैथमेटिक्स ही कहा जाता है। तो उस कमाल के साथ हम अंतिम पड़ाव पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान की लोकप्रियता को लेके आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल प्रदेश में जो काम कर रहा है, जो कि हमारी एनसीएसएम की यूनिट है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की, तो आपकी तरफ से सर आप हमारे इस ऑडियंस को, जो कि विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं और आम जनमानस हैं, उनको विज्ञान लोकप्रियकरण में आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि मैं जब 2.5 ईयर बैक व्हेन आई ज्वाइंड एज ए डायरेक्टर, तो पहला फ़ोन आप ही का आया था कि भाई आपको थोड़ा सा कुछ मेंबरशिप या कुछ आप हमारे यहाँ आइए। तो मैं बड़ा आश्चर्य किया, ऐसे संस्थान होते भी हैं क्या? होते होंगे, कई प्रदेशों में होंगे, मुझे नहीं जानकारी थी। और मैं 2-4 कार्यक्रमों में आपके यहाँ आया हूँ, और आप लोग सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली जो आपकी प्रदर्शनी है। और मेरा बेटा जो खुद आईआईटी क्वालिफाई किया, उसने भी आकर के 2 साल पहले ये प्रदर्शनी देख के गया, बोला पापा ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लोग सिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि रुचि विज्ञान में होनी चाहिए, और हर विज्ञान को पढ़ने वाले, समझने वाले से तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ विज्ञान ही है। आज जो है हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, सब कुछ जो है विज्ञान के ऊपर आधारित है, और विज्ञान मैथमेटिक्स के ऊपर आधारित है, मैथमेटिक्स एल्गोरिथम पे बेस है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए कड़ियाँ हैं। और ऐसा अभी तो नई एजुकेशन पॉलिसी में देखिए, विज्ञान के साथ आप संगीत भी सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। और आज भी दुनिया में अगर रोजगार की मतलब एक परसेंटेज देखते हैं, तो विज्ञान में पढ़ने वाले बच्चों का पूरी भारत नहीं, पूरी दुनिया में भी रोजगार की दृष्टि से ये विषय सर्वोत्तम माना जाता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड होप कि आप लोग और अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। और इतनी व्यस्तम दिनचर्या होने के बावजूद भी जो आप विद्यार्थी भाव के साथ सर आपकी जो लगन है, वो हमारी पूरे आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल परिवार के लिए एक ऊर्जा है, हमारे परिषद के लिए, और हमारे वेस्ट जोन के जो मुखिया हैं, हमारे डायरेक्टर सर, उनकी तरफ से भी, हमारे डीजी सर की तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, आपका टाइम और आपके विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। चलते चलते हम आपसे दोबारा यही कहेंगे कि आने वाले समय में हम आपके साथ एक नई शख्सियत के साथ मौजूद होंगे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में या उससे जुड़ी हुई दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी होगी, और हम सबके बीच की ही वो एक शख्सियत होगी। और विज्ञान केंद्र आप जरूर अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना लें कि ये वो टूरिज्म की जगह है जहाँ साइंस पर्यटन के रूप में है। और इन्जॉय करें विज्ञान की इस यात्रा को। 9:30 से 6 सातों दिन खुलते हैं, साल में 363 दिन, जैसा कि सर ने भी बताया। आप सबका स्वागत है, और विज्ञान के इस स्वभाव को पैदा करने की इस मुहिम में आप हमारे साथ हैं, और हम आपके साथ। इसी बात पे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा सुनो, आप ना हमारे यहाँ कुछ